Sir, Is this mic clear? Can you hear me clearly or you have some issue with this mic? Somebody respond please. sir, mic is clear. Yes, no problem. तो मेरा वॉल्यूम जब क्लास होता है तो मेरा वॉल्यूम क्लियर है, isn't it? Clear, sir. Yes, sir. ठीक है, थैंक यू. आज क्या डेट है? 8. Okay. We have missed 2 lectures, so I will try to compensate that today by taking some extra time. Okay. I mean second lecture भी मैं थोड़ा सा ले लूँगा और today is a very important concept topic है. बहुत important concept है आज हम जो पढ़ने वाले हैं और कुछ नई चीज़ें हम पढ़ेंगे और कुछ पुराने लॉस और प्रिंसिपल्स को हम यूज करेंगे. इंपॉर्टेंट है बट इतना टफ नहीं है. सिंपल मैथमेटिक्स और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के वो है, बहुत इजी रहेगा, इंटरेस्टिंग भी रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, तो मैं काम करता हूं. से होगा ज्यादा कम है. मैंने पूरे बोर्ड को एक्चुअली 3 पार्ट्स बनाया है, डिवाइड किया है. हम एक एक पार्ट में एक एक चीज करेंगे अलग अलग. ठीक है, फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट पार्ट. अगर किसी को पता है कि फर्स्ट पार्ट में मैं क्या करने वाला हूं तो बता सकते हैं, जस्ट अ गेस और समथिंग लाइक दैट. ओके, इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट क्लास वी हैव started discussing about the sinusoidal response of AC circuits. और हम लोग सबसे पहले साइनसॉइडल रेस्पॉन्स ऑफ प्योर रेसिस्टेंस ये देखेंगे. साइनसॉइडल रेस्पॉन्स ऑफ प्योर रेजिस्टेंस देखेंगे. फिर हम देखेंगे यहां पर प्योर इंडक्टेंस, साइनसॉइडल रेस्पॉन्स ऑफ प्योर इंडक्टेंस. और थर्ड वन में हम देखेंगे साइनसॉइडल रेस्पॉन्स ऑफ प्योर कैपेसिटेंस. वो हम बाद में लिखेंगे. अभी मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि मैंने 3 भाग क्यों किए हैं बोर्ड में, कि वी आर डीलिंग विथ साइनसॉइडल रेस्पॉन्स ऑफ एसी सर्किट्स. और उस एसी सर्किट्स में पहले हम रेसिस्टेंस को एलिमेंट मानकर हम उसका रेस्पॉन्स देखेंगे. फिर उसके बाद प्योर इंडक्टेंस को एलिमेंट मान के उसका रेस्पॉन्स देखेंगे. फिर उसके बाद प्योर कैपेसिटेंस को एलिमेंट मान के उसका रेस्पॉन्स देखेंगे. तो साइनसॉइडल रेस्पॉन्स ऑफ प्योर रेजिस्टेंस, उसका सर्किट डायग्राम ऐसे रहेगा. देखिए, ये डायग्राम भी मैंने शायद उस दिन आपको ठीक है, ये आपका सोर्स Vs, साइनसॉइडल सप्लाई, एसी साइन वेव. ठीक है, इसको जूम ही करना इस तो Vs जब आपका सप्लाई है वोल्टेज और आपका एलिमेंट जो है प्योर रेजिस्टिव एलिमेंट है, तो इसको मैं बॉक्स के बदले में मैं इसको उसके खुद का एक सिंबल से मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा, R. ठीक है, R से मैंने रिप्रेजेंट किया. सो नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द response in a pure resistance when you apply a sinusoidal wave or a sine wave, AC sine wave. ठीक है, that is called as sinusoidal response of pure resistance. तो आपने दिया क्या है, you have applied source voltage Vs and Vs is a sine wave which is represented as Vm sin omega t. if you remember, ये चीज हमने एसी साइन वेव्स, पीरियोडिक वेव्स जब हमने पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एवरेज, ये सब पढ़ा था,
उस समय हमने डिफाइन किया कि a sine wave is represented as Vs is equal to Vm sin omega t. Do you remember this? So Vs here is Vm sin omega t. Now you have to find out the response. जब आपने Vs दिया तो इसमें response कितना है ये find करना है. Response मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज है VR, रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट है IR, ये रेस्पॉन्स है. भाई आपने जब कुछ एक्सटर्नल इनपुट दिया तो इस एलिमेंट में क्या क्या हो रहा है ये अगर आप फाइंड करेंगे तो दैट इज व्हाट इज रेस्पॉन्स, इजंट इट. ये चीज हमने पिछले क्लास में स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स में भी हमने क्लियरली पढ़ा है कि रेस्पॉन्स इज नथिंग बट एनी रिएक्शन an element gives when some input is given to it. That is what is response. So here we are giving a sine wave as input and trying to find out ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट रेजिस्टेंस में कैसे कितना आएगा ये देखने के लिए मैं VR और IR फाइंड करना चाहूंगा. VR क्या है बताओ? VR वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज नथिंग बट Vs because VR and Vs both are parallel to each other. Very simple. VR and Vs are parallel to each other, so they have same voltage. So all the voltage Vs is appearing across VR. So VR is nothing but Vs, which is nothing but Vm sin omega t. So resistance के across voltage ये होगा आपका. Now resistance के across रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट है वो सिंपल ओम्स लॉ से आएगा VR by R विच इज नथिंग बट Vm sin omega t डिवाइडेड बाय R. पूरा मैं ले सकता हूं ऐसे डिवाइडेड बाय R, बट मैं आपको समझाने के लिए मैं क्या करूंगा ऐसे लूंगा. इससे आपको क्या समझ में आएगा क्लियरली देखिए. यू हैव अ V by R टर्म हियर नाउ. You have a V by R term here now, ठीक है, and this V by R can be converted into Im. Vm by R is nothing but Im, Ohm's law. So Im sin omega t हो गया है. तो IR is equal to Im sin omega t. Is this okay? Is this okay? Yes, sir. Okay. Yes. So VR आपको मिल गया Vm sin omega t, IR आपको मिल गया Im sin omega t. Now tell me what is phase relation between VR and IR. What is phase relation between VR and IR? What is phase relation between VR and IR? Can anyone say me? Can anyone tell me? Please hold on a second. Voltage lagging by current by angle of 5/2. हाँ, किसी ने VR का मतलब पूछा है. VR इज नथिंग बट वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस, ठीक है. Vs इज नथिंग बट वोल्टेज सोर्स वोल्टेज, ठीक है. इज इट क्लियर नाउ? ओके. सो हाँ, टेल मी फेज रिलेशनशिप कोई बता सकता है VR और IR के बीच में? VR इज Vm sin omega t, IR इज Im sin omega t. अगर मैं फेज के बारे में बताऊं तो आपको याद आना चाहिए कि मतलब कुछ क्लासेस पहले हमने ओमेगा टी प्लस 5 के बारे में बताया था, वो फेज होता. अब यहां पर कुछ नहीं है तो इसको जीरो मान सकते हैं, और यहां भी कुछ नहीं है तो भी इसको जीरो मान सकते हैं. विच मीन्स इसका फेज अगर जीरो है VR का तो IR का भी फेज जीरो ही है. विच मीन्स phase relation between VR and IR, both are in same phase. समझ गए? Both are in same phase, and phase angle between VR and
आई आर इज 0। भाई इन दोनों के बीच में कोई फेज एंगल तो नहीं है, बिकॉज दोनों सेम फेज में है ऐसे। और मैं कैसे इसको प्रूव करूंगा या कैसे दिखा सकता हूं, डिपिक्ट कर सकता हूं? इफ आई से भाई वी आर इज Vm sin omega t, IR is Im sin omega t, and these two are nothing but alternating signals. These two are nothing but alternating signals. और आप देखिए alternating signal मतलब शुरुआत में VR 0 होगा, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे होगा, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे ऐसे, फिर 0, फिर थोड़ी देर बाद रिवर्स, फिर थोड़ी देर बाद बड़ा, फिर और बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर 0। तो देखिए ये होता है वोल्टेज का जो वेव फॉर्म ड्रॉ करने का तरीका ऐसे होता है। देखिए एक्चुअली जो साइन वेव आता है ना वो ऐसे आता है। इन सबको जोड़ के देखिए ये होता है साइन वेव आने का बेसिक तरीका बेसिकली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ऑल दीज, ये जो एरोस का मैंने दिखाया ना, ये वेक्टर्स हैं, फेजर्स है बेसिकली। वेक्टर्स भूल जाओ आप, फेजर। तो ये किसका फेजर है? V का फेजर है, VR का फेजर है। VR शुरुआत में 0 था, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा मैग्नीट्यूड बढ़ गया, फिर थोड़ी देर बाद बढ़ गया, फिर यहां पर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आ गया, फिर कम हो गया, कम हो गया, फिर 0 हो गया, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में। तो फेजर क्या है? फेजर इज समथिंग विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट इज जस्ट लाइक ए वेक्टर ओनली, यू कैन से। तो VR इज अ फेजर। ठीक है, VR इज अ फेजर। और सिमिलरली IR इज ऑल्सो ए फेजर। और इसीलिए इन फेजर्स के बीच में फेज रिलेशनशिप और फेज एंगल दोनों होते हैं। तो अब मैं इसको हटा के मैं VR का एक फेजर मैंने ऐसे लिया, एज्यूमिंग माई VR इज लाइक दिस, हाउ माई IR विल बी? IR will also be like this only. दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, और पैरेलल रहेंगे तो ही इन दोनों के बीच का जो फेज एंगल है वो 0 रहेगा और दोनों सेम फेज में रहेंगे। आर यू फॉलोइंग? सो इफ आई वांट टू शो देम टुगेदर, इफ आई वांट टू शो देम टुगेदर, देन व्हाट कैन आई डू इज आई विल डू इट लाइक दिस। देखो VR मैंने ऐसे लिया, VR जहां शुरू है वहीं पर मैं IR भी शुरू करूंगा, वहीं पर मैं IR भी शुरू करूंगा। छोटा वाला लेते हैं, IR। देखिए VR ये लंबा वाला है जो पतला सा है, और IR ये जो मोटा वाला है। क्या मतलब है? दो वेक्टर्स को मैंने एक दूसरे के ऊपर दिखाया, इन दोनों में और इसमें कोई फर्क नहीं है। यहां पर मैंने दोनों को अलग अलग दिखाया है टू शो दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे हैव नो फेज डिफरेंस बिटवीन देम। और इसको मिलाकर मैं अगर दोनों को एक जगह से शुरू करूंगा, ये देखो ये मेरा ऑरिजिन पॉइंट है। ठीक है, ये मेरा ऑरिजिन पॉइंट है। तो दोनों को मैं एक ही जगह से शुरू करूंगा और दोनों के बीच में फेज एंगल 0 है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही रहेंगे। लेकिन एक बड़ा एक छोटा इसलिए दिखाया क्योंकि करंट का मैग्नीट्यूड हम हमेशा से पहले भी, याद होगा आपको, मैग्नीट्यूड हम छोटा दिखाते आ रहे हैं। तो दोनों में मैंने अगर फर्क नहीं दिखाया तो हाउ कैन यू नो डिफरेंशिएट बिटवीन V एंड I? तो करंट का मैग्नीट्यूड क्योंकि जनरली V से कम होता है, मैंने IR को कम दिखाया है। तो ये मेरा IR और VR है। दिस इज कॉल्ड एज फेजर डायग्राम और फेजर रिप्रेजेंटेशन। फेजर डायग्राम और फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन ए रेसिस्टेंस इन एन AC सर्किट, और यू कैन से दिस इज अ फेजर डायग्राम response for a sinusoidal input in a pure resistance. This is a phasor diagram response for a sinusoidal input in a pure resistance. समझ में आया? मैं सिर्फ एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए सब लोग। हम लोग साइनसॉइडल रेस्पॉन्स ऑफ प्योर रेजिस्टेंस देखना चाह रहे हैं। एक प्योर रेजिस्टेंस मैंने लिया, साइनसॉइडल इनपुट दिया, और साइन वेव का इनपुट जो है मेरा Vs इज इक्वल टू Vm sin omega t है। दिस वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड
व्हेन वी आर डिफाइन द साइन पैरामीटर्स, साइन वेवफॉर्म को डिफाइन करने पर। फिर वी आर जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर है और आई आर जो वोल्टेज थ्रू रेजिस्टर है, ये चीजें हमें फाइंड करनी है। दैट इज व्हाट इज रेस्पॉन्स वी वांट टू फाइंड आउट। तो वी आर इज सेम एज वी एस बिकॉज बोथ आर इन पैरेलल। तो वी आर इज इक्वल टू वी एस इज इक्वल टू अगेन वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, आई आर इज नथिंग बट वी आर बाय आर, ओम्स लॉ। तो वी आर इज अगेन वी एम साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर। तो वी एम बाय आर अगेन ओम्स लॉ है, इसको मैंने आई एम ले ली तो आई एम साइन ओमेगा टी हो गया। सो वी आर इक्वेशन मिल गया, आई आर भी इक्वेशन मिल गया। इज इज ओके? देन अब इन दोनों के बीच में फेज रिलेशनशिप फाइंड करना है। फेज रिलेशनशिप बिटवीन वी आर एंड आई आर, उसके लिए मैंने क्या किया, दोनों का फेजेस को रिप्रेजेंट किया। एक्चुअली जब कुछ नहीं है तो आप प्लस जीरो कर सकते हैं। तो मैं ये मानूंगा कि मेरा फेज वोल्टेज का जीरो है, करंट का भी फेज जीरो है। नाउ फेज रिलेशनशिप बिटवीन वी आर एंड आई आर फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन के हिसाब से मुझे पता चलेगा कि बोथ आर इन सेम फेज, बिकॉज बोथ इक्वेशंस में फेज के जगह 0 डिग्रीज ही है। तो बोथ आर इन सेम फेज एंड फेज एंगल, जब दोनों सेम फेज में रहेंगे तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कहां से बचेगा, कहां से रहेगा? फेज एंगल या फेज डिफरेंस कुछ नहीं है, इसलिए उसका फेज एंगल जो है दोनों के बीच में 0 है। और उसको मैंने फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट किया। मैंने फेजर को दिखाया आपको पहले कि भाई फेजर होता क्या है। भाई ये साइन वेव जो भी है, वी आर हो, आई आर हो, वी एम हो, वी एस हो, जो भी हो, ये एक एरो के साथ आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि दिस इज ऑलवेज, साइन वेव इज ऑलवेज ए सिग्नल विथ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो एनी सिग्नल विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ फेजर। जस्ट लाइक यू स्टडीड वेक्टर, वो जनरल फिजिक्स का है, और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप वेक्टर को क्लियरली एक फेजर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फेजर के रेस्पेक्ट में आप अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो इसको पहले आप वी आर को एक वेक्टर फेजर की तरह दिखाएंगे, फिर आई आर को भी फेजर की तरह दिखाएंगे, और इन दोनों को अगर इस स्टेटमेंट को डिफाइन करना है तो आप क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके दिखाएंगे और बताएंगे कि यहां पर दोनों के बीच में कोई फेज एंगल नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम फेज में है, तो दोनों के बीच में फेज एंगल 0 है। दैट्स ऑल। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। ओके, एक बार डाउट्स वो निकाल दीजिए, मैसेज बॉक्स निकालिए। वी आर और आई आर का फेज एंगल हमेशा 0 डिग्री होगा क्या? यस। रेसिस्टेंस के केस में, इस केस में जो आज हमने पढ़ा है यहां पर बोर्ड पे जो दिखाया है, प्योर रेजिस्टेंस के केस में हमेशा वोल्टेज वी आर और आई आर के बीच में फेज एंगल 0 ही रहेगा, अगर हम प्योर रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो। ठीक है, और क्या है? Is there any difference between phasor and vector? No, particularly there is no much difference between phasor and vector. मैंने क्लियरली कहा है, यहां पर आप वेक्टर अगर बात करेंगे आपको सवाल उठेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, लेकिन हम वो प्रोडक्ट्स नहीं करते यहां पर, वो जनरल फिजिक्स का वेक्टर है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि जैसे वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, फेजर ऑल्सो हैज अ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोथ। लेकिन यहां पर हम कोई क्रॉस या डॉट प्रोडक्ट वगैरह नहीं करते, बट बोथ आर सिमिलर, बट इट इज बेटर दैट वी यूज फेजर शब्द इलेक्ट्रिकल में, नॉट वेक्टर। ठीक है, बिकॉज वो फिर आपको कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। एंड व्हाट एल्स? वी आर का मतलब है, ये मैंने बता दिया है। ओके, बाकी सब तो हो गया। ओके, डाउट्स ये क्लियर है। अब वी विल मूव टू प्योर इंडक्टेंस। ओके, लेट मी रब दिस। अब हम लोग प्योर इंडक्टेंस, सेम प्योर इंडक्टेंस का साइनसॉइडल रेस्पॉन्स। ठीक है, मैं ये साथ साथ समझा रहा हूं इसलिए बोर्ड पर, ताकि आपको कंपैरेटिवली समझ में आएगा, तो इजी रहेगा याद रखने में भी। ठीक है, इसलिए मैं आज कैपेसिटर भी खत्म करना चाहता हूं। थोड़ा लंबा खींचेगा, बट स्टिल आई वुड प्रिफर कि ये तीनों एक क्लास में आप पूरा पढ़ लें, ताकि इट विल बी इजियर फॉर यू। हाँ, तो डायग्राम ड्रॉ करिए आप लोग जल्दी।
भाई डायग्राम में क्या फर्क होगा? व्हाट विल बी द डिफरेंस इन डायग्राम? इंस्टेड ऑफ रेसिस्टेंस यू हैव टू प्लेस एन इंडक्टेंस, दैट्स ऑल. सो डायग्रामेटिकली ये होगा आपका, एक साइन वेव लेंगे और इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस की जगह आप एक इंडक्टेंस लेंगे और इंडक्टेंस हम रिप्रेजेंट करेंगे L से, ये होगा Vs. ठीक है, और आपको क्या रेस्पॉन्स फाइंड करना है? VL और IL. दैट इज व्हाट इज द रेस्पॉन्स यू नीड टू फाइंड आउट. ओके ओके, सो अगेन सेम विल स्टार्ट इट लाइक दिस. Vs जो हमारे पास सप्लाई है वो वही चीज है, Vs Vm sin ओमेगा t है. ठीक है, अब आपको अगर VL फाइंड करना है तो VL अगर फाइंड करना है तो VL is not simply Vs. VL is not simply Vs. प्लीज वेरीफाई योर स्टार्टिंग. अगर आपने नोट्स बनाया तो आप देख लीजिए, हमने इंडक्टेंस के लिए एक VI रिलेशनशिप निकाला था. तो VL इज इक्वल टू L d I t बाई dt. याद है ये? L d I t बाई dt है ना? तो नाउ वी हैव टू, I of t is nothing but 1 by L integral I of L 1 by L integral V L dt. और कुछ बचा है? L 1 by L हो गया, dt उधर चला गया, इंटीग्रल हो गया. ठीक है, so I can find out IT now. IT is also my response, isn't it? तो अब बताओ, VL again is parallel to Vs. तो you can take to find out I of t और IL, ये IL है, इंडक्टर करंट है. इसको मैं क्या करूंगा? 1 by L इंटीग्रल VL is nothing but Vs only again. वैसे मैथमेटिकली और इलेक्ट्रिकली आप देखोगे तो दोनों पैरेलल में है, तो VL Vs के बराबर ही होगा. तो मैं क्या करूंगा? VL की जगह मैं Vm sin ओमेगा t ले लूंगा. इसमें कोई डाउट है? लॉजिक सेम है. बेसिक मैंने स्टार्टिंग में शायद आपसे ये कहा कि VL और Vs बराबर नहीं है. ऐसा नहीं था, मैं ये एक्सप्रेशन लिखने के लिए मैंने कहा कि VL को आप सीधा Vs मत लिखिए, पहले ये लिखेंगे. आप चाहो तो इसके बाद आप लिख सकते हैं ये Vs और ये Vm sin ओमेगा t, क्योंकि VL और Vs दोनों पैरेलल में है तो सेम रहेंगे, वो ऑब्वियस है. ये तो बेसिक लॉ है, उसको आप बदल नहीं सकते. और वही चीज मैंने क्या किया, इस VL को यहां पर Vm sin ओमेगा t से रिप्लेस कर दी और इसको आप फाइंड करेंगे IL इज इक्वल टू, अब आपको मिलेगा इंटीग्रल करने के बाद Vm बाई L. आप इसको इंटीग्रेट करके देखिए चाहिए तो. मैं सीधा सीधा आपको ये डेरिवेशन, अभी डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, बट मैं इसको इतना डिटेलली मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल मैथमेटिक्स है. इंटीग्रल तो ये आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी. इंटीग्रल साइन ओमेगा टी इज माइनस कॉस ओमेगा टी और डिवाइडेड बाई ओमेगा भी आएगा, क्योंकि ये dt है. विथ रेस्पेक्ट टू t आप करोगे तो ओमेगा टी को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और वो होगा डिवाइड बाई, तो बाई ओमेगा एल आएगा. सो ये है IL इज इक्वल टू Vm बाई ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी. ये होता है. ओके, देन IL इज इक्वल टू Vm बाई ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी को आप ऐसे लिख सकते हैं. ध्यान दीजिए, साइन ओमेगा टी माइनस 90 मैं लिख सकता हूं. ये चीज मैंने स्टार्टिंग में भी कहा है, एडवांटेज यही है. साइन वेव लेने का एडवांटेज क्या है? आप साइन को कॉस, कॉस को साइन, किसी भी तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस माइनस कॉस ओमेगा टी इनटू अ साइन एक्सप्रेशन. तो साइन ओमेगा टी माइनस 90 आएगा. ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस 90 आएगा. तो ये हो गया आपका IL. दिस इज व्हाट इज IL. ओके,
और यू ऑलरेडी हैव VL विच इज VM साइन ओमेगा टी। अब देखिए IL मिल गया, VL मिल गया, साइन ओमेगा टी के बाद जो फेज है मैं इसको 0 ले लेता हूं फॉर आवर कन्वीनियंस, बिकॉज वी नीड टू अगेन हाउएवर फाइंड आउट फेज एंगल लाइक वी डिड इन रेजिस्टेंस। तो VL का फेज एंगल या फेज अगर 0 है तो IL का फेज आपका -90 है। कैन यू प्लीज ऑब्जर्व दिस क्लियरली? वोल्टेज का फेज अगर 0 डिग्रीज है तो करंट का फेज -90 डिग्रीज है। ओके, सो फेज रिलेशनशिप में क्या आएगा? फेज रिलेशन इसमें आएगा कि VL का फेज एंगल 0 डिग्रीज है और IL का फेज एंगल -90 डिग्रीज है। तो फेज डिफरेंस कितना हो गया? फेज डिफरेंस कितना हो गया? 90 डिग्रीज फेज डिफरेंस हो गए दोनों के बीच में। क्या पूछ रहे हैं सर आपने? VL का फेज एंगल 0 क्यों लिया है और कोई एंगल नहीं ले सकते थे क्या? नहीं, एक्चुअली आप कोई भी एंगल ले सकते हैं, लेकिन जैसे VL का एंगल हमने जो भी एंगल लिया उसके रेस्पेक्ट में ये भी चेंज हो जाएगा। देखिए, इसके बारे में अगर थोड़ा सा और बेटर समझाना है तो लेट अस गो बैक टू द फेज और फेज एंगल जो हमने 3-4 क्लासेस पहले पढ़ा था। उस समय हमने क्या कहा था? हमने 3 वेव फॉर्म्स लिए थे A, B, C, और हमने कहा कि अगर A वेव फॉर्म हम रेफरेंस मानते हैं तो A को 0 फेज मानेंगे और B और C को A के रेस्पेक्ट में देखेंगे कि वो आगे है, पीछे है, +90 है, -90 है, +45 है, -45 है, या जो भी। तो when we want to compare any 2 waveforms for finding out the phase difference or phase angle, we have to take one waveform as reference, and हमेशा हमारा या यूनिवर्सली एक रूल यह है कि हम वोल्टेज को रेफरेंस लेकर हम करंट को उसके रेस्पेक्ट में फेज डिफाइन करते हैं। तो वोल्टेज को अगर मुझे रेफरेंस लेना है तो इसका जो फेज है उसी को मैं रेफरेंस लूंगा, लेकिन इसका फेज तो खाली है और खाली का मतलब 0, तो इसलिए मैंने 0 को ले लिया है। आप अगर मान लो आप अगर यहां पर 32 डिग्रीज लेना चाहते हैं, तो अगर ये 32 डिग्रीज होगा तो यहां भी आपको वो 32 लेकर करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर भी आप एक तरह से कुछ नहीं है तो +0 मान सकते हैं। अगर लास्ट में तो आपने ओमेगा टी +0 में से -90 कर दिया, ठीक है। अगर यहां ओमेगा टी +32 आपने लिया फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पर भी 32 होना चाहिए, तो इसके रेस्पेक्ट में ये भी बदलेगा। अगर एक और वेव फॉर्म है तो वो भी बदलेगा। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। आप जैसे पूछ रहे हैं ना, कोई दूसरा एंगल ले सकते हैं क्या? कोई रैंडम एंगल ले लो, लेकिन वो और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि 0 हो तो आपके लिए सुविधा है। अगर आपने कोई नया एंगल ले लिया अपने आप, तो वो फिर टोटल में आपका बिगाड़ देगा, नंबर गलत नहीं देगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि आपका रेफरेंस 0 पे है या किसी और पे। रेफरेंस 0 पे रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो फॉलो दैट ऑलवेज। और क्या पूछ रहे हैं? अगर VL में फेज 90 होता तो IL का फेज क्या होता? VL का फेज अगर 90 होता तो यहां पर अगर 90 आपने लिया तो यहां भी 90 ले लो। अगर VL का +90, सिंपल है, देखिए मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है यहां पर। VL का अगर +90 आपने लिया, आपने मुझे 90 कहा, आपने प्लस या माइनस नहीं कहा ना, मैं 2 केसेस के लिए बता दूंगा। VL का अगर मैंने +90 लिया तो इसका भी मुझे +90 लेना है, बिकॉज VL को यूज करके ही तो आपने यहां पर भी +90 लोगे ना, तो इसमें भी तो +90 आएगा। आप समझ रहे हो? आपको क्या लग रहा है +90 मैंने यहां डाल दी तो मैंने जबरदस्ती यहां डाल दी? नहीं, क्योंकि VL
यहां पर है तो उसमें भी मैं ऐड करूंगा, यहां भी प्लस 90 आएगा, उसकी वजह से इस एक्सप्रेशन में भी प्लस 90 आएगा। तो क्या होगा, प्लस 90 माइनस 90, करंट का जो है वो 0 आ जाएगा। आपका सवाल का जवाब ये है, अगर आपने प्लस माइनस नहीं कहा, ये तो प्लस 90 के लिए, अगर मैंने यहां माइनस 90 की कर दी, ठीक है, दूसरा ऑप्शन, दूसरा अल्टरनेटिव, तो यहां माइनस 90 होगा और साइन ओमेगा टी माइनस 90 साइन माइनस 180 आएगा। उसका जो भी आंसर है -1 आएगा शायद, या 0 आएगा साइन का, तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये वाले सवाल आप इतना कंफ्यूज होके मत पूछिए। प्लीज रिमेंबर, जस्ट रिमेंबर ब्लाइंडली दैट वोल्टेज को हम रेफरेंस लेते हैं और उसका साइन, उसका एंगल 0 लेते हैं। हाँ, आपको आपने जैसे कहा वोल्टेज 90 हो सकता है, वो हम 2 यूनिट बाद हम पढ़ेंगे, 120 90 नहीं 120 वाला पढ़ेंगे, वो आसान से समझ में आ जाएगा। तब तक आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा। आज पहला ही दिन में मैं 120 वाला बता दूंगा तो फिर यू विल बी कंफ्यूज्ड। तो फिलहाल के लिए रिमेंबर दैट वोल्टेज को आप रेफरेंस लेंगे और उसका फेज को आप 0 डिग्रीज लेंगे। और बिल्कुल सही है तुषार, आपने जो लिखा है इक्वेशन वो बिल्कुल सही है। एक्चुअली मैंने इसलिए कहा मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, मुझे समझाना था, तो माइनस कॉस ओमेगा टी एक्चुअली माइनस साइन 90 माइनस ओमेगा टी बिल्कुल सही है, उसको मैं माइनस को अंदर ले जाके मैंने ऐसे लिख दिया। सही, आपने डेरिवेशन सही किया, मैंने यहां पर नहीं किया वो डेरिवेशन, बिकॉज आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू शुड बी नोइंग दैट डेरिवेशन प्रॉपरली। ओके, ये 12 का हिसाब एसी करंट अडेप्टर, ये क्या है? क्या जतिन, अनवांटेड क्वेश्चन मत पूछिए यहां पर। राघवेंद्र सिंह सर, ओमेगा टी एंगल के ऊपर डिपेंडेंट है। ओमेगा टी एंगल के ऊपर डिपेंडेंट है मतलब क्या है राघवेंद्र? आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। ओके देन मधुर तिवारी, फेज एंगल तो सेम रहेगा दूसरा एंगल लेने पर। -90 क्यों लिया है? -90 मैंने नहीं लिया है, -90 तो खुद आ गया डेरिवेशन में ये। और दूसरा ये तुषार मित्तल ने, योगेश तुषार मित्तल का ऊपर का जो है उसको कॉपी पेस्ट करके यहां पेस्ट करिए दूसरे वाले में, ठीक है? नहीं लेफ्ट साइड वाले में तुषार मित्तल का जो, हाँ वो कॉपी पेस्ट करके आप राइट वाले में लगा दीजिए। हाँ पुष्पेंद्र, ये देखिए -90 क्यों लिया है? क्योंकि माइनस कॉस ओमेगा टी को मैं माइनस साइन 90 माइनस ओमेगा टी ले सकता हूं और फिर उसको माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो साइन ओमेगा टी -90 आ सकता है, ठीक है? ये है बस। ओके देन, और सर कॉस को साइन में चेंज करेंगे तो माइनस आएगा। हाँ बिल्कुल सही देवेश, आपने सही लिखा है, ठीक है? और क्या है? ओके सो लेट मी कंटिन्यू प्लीज, अभी फिर थोड़ी देर बाद मैं डाउट्स लूंगा। तो अब मुझे अब आप लोगों को समझ में आ गया फेज डिफरेंस दोनों के बीच में कितना आ गया? मुझे 90 डिग्रीज का फेज आया और उसको मैं क्लियरली लिखूंगा। देखिए फेज डिफरेंस का मतलब करंट मेरा लैग्स मतलब पिछड़ता है, करंट लैग्स वोल्टेज बाई 90 डिग्रीज। कैन यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? सिंपल भाई, वोल्टेज मेरा अगर 0 डिग्रीज है फेज, और करंट जो मुझे आया है वो 0 के बदले -90 का फेज है, तो माइनस का मतलब पीछे, पीछे का मतलब लैग मतलब पिछड़ना। तो मेरा करंट क्या हो रहा है? लैग कर रहा है किससे? वोल्टेज से। कितने एंगल से? 90 डिग्री। सो आई राइट करंट लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्रीज। और ये पूरा किस कंडीशन में है? प्योर इंडक्टेंस के केस में होता है। और देखिए कंपैरिजन में, रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज आर इन फेज, कोई बात। प्योर रेजिस्टेंस में करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, दे डू नॉट हैव एनी फेज डिफरेंस, whereas in a pure inductance current and
voltage are phase differing by 90 degrees or clearly current is lagging behind the voltage by 90 degrees. अब मैं अगर फेजर डायग्राम या फेजर रिप्रेजेंटेशन करना चाहूंगा तो सेम लॉजिक उपयोग करूंगा मैं, वी एल बड़ा और अब देखो वी एल को तो मैंने ले लिया, अब आई एल मुझे कैसे दिखाना है? VL को अगर मैंने रेफरेंस लिया, मैंने पहले ही कहा VL को मैं रेफरेंस लूंगा 0, तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, तो मेरा IL कैसे रहेगा? IL शुड लैग वोल्टेज बाय 90, मतलब पीछे होना चाहिए। पीछे मतलब जब मेरा VL ऐसे है, ये 0 डिग्रीज है, तो मेरा IL जो है 90 डिग्रीज पीछे होगा। IL मेरा 90 डिग्रीज पीछे होगा, IL मेरा 90 डिग्रीज पीछे होगा, IL मेरा 90 डिग्रीज पीछे होगा जब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखूंगा। फेज एंगल्स को समझने में हमें हमेशा क्लॉकवाइज घूमना चाहिए फेजर में, फेजर डायग्राम में। जैसे यहां पर फेजर डायग्राम आप मैंने दिखाया था, यहां पर आप क्लॉकवाइज जाओ एंटी क्लॉकवाइज जाओ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज बोथ आर इन सेम फेज। ठीक है, खैर तब भी आप क्लॉकवाइज भी जाओगे तो भी इन दोनों के बीच में कोई फेज एंगल फेज डिफरेंस नहीं है, लेकिन इस केस में क्लियरली प्योर इंडक्टेंस के केस में वी हैव सीन दैट करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय 90 डिग्रीज। ठीक है, सो VL लैग्स बिहाइंड, IL लैग्स बिहाइंड। जब मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा तो पहले मुझे VL आएगा, ये 0 पर है, फिर 90 डिग्रीज बाद में मेरा IL आएगा। ठीक है, और अगर मान लो कोई 180 डिग्रीज बाद होता तो वो ऐसे रहेगा फेजर, अगर 270 बाद होता तो ऊपर रहेगा फेजर, क्योंकि आप क्लॉकवाइज देखोगे तो ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360। इज दिस ओके? इज दिस ओके? Yes, sir. ओके, तो शैल आई कंटिन्यू विथ कैपेसिटर नाउ? Yes, sir. ओके, फाइन। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वील डू विथ कैपेसिटेंस, प्योर कैपेसिटेंस का फिर साइनसॉइडल रिस्पॉन्स। ये खत्म नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ 20-30% हुआ है। अब फिर से जब ये पूरा तीनों भर जाएंगे फिर मैं रब करके इसका कंटिन्यूएशन पार्ट करूंगा। और अगर आप नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, अगर नहीं भी कर रहे हो लेकिन बाद में आपको ये क्लास दोबारा कम से कम 2-3 बार देखना चाहिए। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई आई वांट टू कंप्लीट दिस टॉपिक इन वन सिंगल गो, बिकॉज आपको एक वीडियो में ही सब कुछ समझ में आएगा। सो प्योर कैपेसिटेंस साइनसॉइडल रेस्पॉन्स फाइंड कर रहे हैं। हमने 2 एलिमेंट्स का फाइंड कर दिया, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का। अब हम प्योर कैपेसिटेंस का फाइंड करना चाहेंगे, तो सिंपल आपका डायग्राम फिर से सिमिलर रहेगा, बट अब एलिमेंट आपका कैपेसिटर बनेगा ऐसे। कैपेसिटर C, सोर्स वही है Vs, ठीक है, सोर्स वही है Vs, एंड Vs इज इक्वल टू अगेन Vm sin ओमेगा t, और इसमें अच्छा वो रह गया Vc हो गया आपका कैपेसिटर वोल्टेज, और Ic आपका कैपेसिटर करंट हो गया, और Vs इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t, I इज इक्वल टू Ic इन दिस इज इक्वल टू C dV बाई dt। याद है आपको ये चीज, VI रिलेशनशिप ऑफ कैपेसिटर, है ना, है कि नहीं? तो अब देखिए Ic इज इक्वल टू C dV बाई dt, और अगर मैं C इंटू dVc बाई dt होगा, C इंटू dVc, Vc मतलब Ic इज इक्वल टू C इंटू dVc बाई dt। व्हाट इज Vc? कैपेसिटर वोल्टेज। एंड व्हाट इज दिस कैपेसिटर वोल्टेज? दिस इज अगेन इक्वल टू Vs ही होगा कैपेसिटर वोल्टेज भी, सेम लॉजिक तो वही है, फिर पैरेलल है, सोर्स के पैरेलल में है तो कैपेसिटर वोल्टेज भी Vs ही होगा। तो अब मुझे Ic फाइंड करने के लिए मुझे डिराइव करना पड़ेगा, है कि नहीं, Vc, तो C इंटू D इंटू Vm साइन ओमेगा t को मुझे डिराइव करके वो करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू dt। अब मैं डिराइव करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए एक बार, ये भी सिंपल डेरिवेशन है।
तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी का हम डेरिवेशन करेंगे तो कॉस ओमेगा टी आएगा, और ओमेगा भी आप dt से रिप्रेजेंट करेंगे तो ओमेगा सी वी एम कॉस ओमेगा टी, और इसको आप लिख सकते हो ओमेगा सी वी एम साइन 90 प्लस ओमेगा टी लिख सकते हो सिंपली, और हमारे हिसाब से हम इसमें कंफर्टेबल है ओमेगा टी प्लस 90 में। बात तो एक ही है, a प्लस बी और b प्लस ए, बात एक ही है, तो मैंने ओमेगा टी प्लस 90 कर दी। इज इज ओके। कॉस ओमेगा टी पहले वाले केस में माइनस कॉस ओमेगा टी आया था, इस केस में प्लस कॉस ओमेगा टी आ गया, ठीक है। इन ऑल कंडीशंस व्हाई वी टेक आरएलसी पैरेलल टू वोल्टेज सोर्स। सी अच्छा क्वेश्चन है, इसका सिंपल आंसर ये है कि इन ऑल दीज सिचुएशंस you are considering that you only have one element, and that is either pure resistance or pure capacitance or pure resistance, inductance, और डायग्राम ड्रॉ करके देखिए, इट इज कंप्लीटली पैरेलल है। और क्या है, इसके अलावा और क्या दिखा सकते हैं आप भाई? एक सोर्स से एक लोड है तो पैरेलल ही तो हुआ, एक सोर्स से एक देने वाला है एक लेने वाला है तो पैरेलल ही तो हुआ, और क्या हुआ, है कि नहीं? अच्छा, अगर आपको मान लो कि आपको लग सकता है सर सीरीज में भी तो दिख रहा ही है, ठीक है, आपकी जो बात है वो बिल्कुल सही है, लेकिन हम कभी भी इसको अकेले यूज नहीं करेंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, मैं एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूं। हमारे घर में भी आप देखिए वोल्टेज सोर्स होगा, उसके सामने एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टेंस, एक कैपेसिटेंस, एक फैन, एक लाइट, ऐसे होते हैं, है कि नहीं? लगातार सारे पैरेलल में जुड़े होंगे। तो आप किसी एक सर्किट को लोगे, फॉर एग्जाम्पल, वैसे सब देखोगे तो पैरेलल ही है, लेकिन किसी एक सर्किट को देखोगे अलग से तो भी आपको पैरेलल दिख रहा है कि नहीं? बिकॉज इट्स अ वेरी बिग लॉन्ग सर्किट, है ना? दैट इज व्हाई वी कंसिडर देम टू बी पैरेलल। ओके ओके, तो देखिए आ गया यहां पर IC इज इक्वल टू IC इज इक्वल टू ओमेगा सी। अच्छा, IC इज इक्वल टू ओमेगा सी VM साइन ओमेगा टी प्लस 90। अच्छा, ये तो मैंने फिर वही लिख दिया। मैं क्या करूंगा, VM ओमेगा सी जो था उसको मैं VM अपॉन ओमेगा सी इंटू वीएम जो था उसको मैं थोड़ा सा बदल रहा हूं। देखिए VM अपॉन 1 बाई ओमेगा सी कर रहा हूं। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, मैथमेटिक्स है ना, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इसमें और इसमें, कोई फर्क नहीं है, बस मैं अपने लिए मैंने लिया है। और देखिए यहां भी VM, एक मिनट, यहां भी VM इंडक्टेंस के केस में VM बाई ओमेगा एल, मैंने इसको ऐसे ही छोड़ा है। इसको आप एक काम कर सकते हैं, फिलहाल के लिए IM ले सकते हैं, इसका हमारा दूसरा मकसद और दूसरा डायरेक्शन हमें नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। हम इसको फिर दोबारा यूज करके कुछ और नई चीज पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप VM बाई ओमेगा एल को एक करंट मान सकते हैं। तो IL इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी माइनस 90। सिमिलरली IC इज इक्वल टू, इसको भी आप IM ले सकते हो, ठीक है, इसको भी आप IM ले सकते हो, एक सिंपल IM। तो IC इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस 90 और VC इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। अगर कुछ नहीं है तो मैंने फिर जीरो ले ली, जैसे मैं हमेशा लेता हूं, और जीरो लेने की वजह से इसका फेज जीरो आ गया क्लियरली मेरे पास। तो मेरा वोल्टेज का फेज अभी भी फिर से जीरो है। मैंने पहले ही कहा है कि हम वोल्टेज को रेफरेंस लेंगे, तो वोल्टेज का फेज जीरो आ गया, लेकिन करंट का फेज क्या हुआ? अब की बार प्लस 90 आया है। तो अब देखिए, जैसे यहां पर लिखा है मैंने, फेज रिलेशनशिप क्या हुआ? फेज रिलेशन जो है VL का 0 डिग्रीज ही है, सॉरी L नहीं है, यहां पर C है, VC का 0 डिग्रीज है, और IC का फेज जो है प्लस 90 है।
इंडक्टेंस के केस में यहां पर -90 आया था, ठीक है, इंडक्टेंस के केस में यहां पर -90 आया था मेरे पास, लेकिन यहां पर +90 आ रहा है, ठीक है कि नहीं। तो +90 आ रहा है, ये वाला मेजर डिफरेंस है इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का, ये मेजर डिफरेंस है। और इसको मैं क्या कर सकता हूं फिर से, फेज रिलेशन, फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस तो अभी भी दोनों के बीच में 90 डिग्रीज ही है, फेज डिफरेंस तो अभी भी 90 डिग्रीज है। अब इसके बाद मैं नीचे नहीं लिख रहा हूं, ये सिस्टम आ रहा है बीच में तो उधर लिख रहा हूं, आगे देखिए। तो नेक्स्ट मुझे क्या लिखना है, इसके हिसाब से अब ये बताओ, अगर वोल्टेज का एंगल 0 है और करंट का एंगल +90 है, तो मेरा ये स्टेटमेंट क्या बनेगा, करंट और वोल्टेज का लीड लैग। हाँ बिल्कुल, मधुर तिवारी ने ऑलरेडी दे दिया, करंट लीड्स, है ना, करंट लीड्स, लीड मतलब लीड लेगा, वो पहले आएगा, करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्रीज, ठीक है, दैट्स ऑल। तो इसको अगर मुझे फेजर में दिखाना है तो मैं एक वोल्टेज का VR ले लूंगा, लेकिन अब डिफरेंस क्या होगा, यहां पर तो मुझे नीचे मिला है IL, है ना, यहां पर IL VL ये है, IL मुझे नीचे मिला था, क्लॉकवाइज ले रहा हूं तो, और मैं अभी भी क्लॉकवाइज जाना चाहूंगा बिकॉज यूनिवर्सली हम क्लॉकवाइज फॉलो करते हैं, लेकिन क्लॉकवाइज में पहले मुझे करंट मिलना चाहिए, करंट शुड लीड, तो बाय 90, तो करंट विल नाउ बी लाइक दिस, IC, आई एम सॉरी ये VC है, करंट IC विल बी लाइक दिस, लीडिंग वोल्टेज बाय 90 डिग्रीज, दैट्स ऑल। तो देखिए तीनों का फेजर डायग्राम भी हमने ड्रॉ कर दी, रेजिस्टेंस का दोनों पैरेलल होते हैं, इंडक्टेंस का एक ऊपर एक हॉरिजॉन्टल और एक नीचे ऐसे होता है, और कैपेसिटर का ऐसे होता है, मिरर इमेज टाइप के, ऐसे, क्लियर है कि नहीं, मिरर इमेज टाइप के, ओके, यहां तक समझ में आया सबको? Yes, sir. Okay, okay. Now I will start rubbing off each, box and then continue with what we have studied till now. Okay? अब रेजिस्टेंस के पास आ जाना। मैं डायग्राम को तो नहीं मिटा रहा हूं, डायग्राम वैसे के वैसे रहेगा। अब मैं वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन करना चाहूंगा और उसके बाद मैं पावर के पास जाऊंगा। वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन मैं क्या कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू, देखिए पहले हमने मैथमेटिकली Vm sin ओमेगा टी, Im sin ओमेगा टी, उन दोनों के बीच में फेज एंगल, फेज रिलेशनशिप ये देखा, फिर उसको हमने फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट किया। अब मैं उसको वेवफॉर्म के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहूंगा आप लोगों को समझाने के लिए। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मेरा सप्लाई वोल्टेज पहले मैं ड्रॉ करूंगा कि कैसा है, सप्लाई वोल्टेज ऐसा है, ये मेरा Vs है, और रेजिस्टेंस के केस में यही मेरा VR भी है, तो मुझे नया VR ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इज इट ओके, समझ में आया? VR और VS सेम है, तो मुझे मैंने VS ड्रॉ कर दिया तो VR भी मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो VS एंड VR बोथ आर सेम। एक साइन वेव ही तो है Vm sin ओमेगा टी, ये मेरा Vm है, Vm वाला पोर्शन, और ये -Vm हो गया, ठीक है। अब ये VR हो गया, अब IR कैसे होगा आप बताओ मुझे जल्दी जल्दी। IR, VR और IR के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 0। इसका मतलब 0, इसका मतलब जहां पर मेरा VR स्टार्ट होगा वहीं मेरा IR भी स्टार्ट होगा, जहां मेरा VR 0 होगा वहां पर मेरा IR 0 होगा, जहां पर VR मैक्सिमम होगा उसी पॉइंट पर IR भी मैक्सिमम होगा। लेकिन डिफरेंस क्या है, मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है। तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा वेवफॉर्म IR का ड्रॉ करूंगा, और ये बताता है कि IR V से मैग्नीट्यूड में छोटा है बस, लेकिन बाकी
दोनों का स्टार्टिंग, शुरुआत, एंडिंग, मैक्सिमम सब एक साथ ही होंगे। ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। हाँ, दोनों का फेज डिफरेंस अब 0 है। ये वेवफॉर्म में प्रूव कर दिया हमने, मतलब दिखा दिया हमने। ओके, समझ गए ना? लेट अस नाउ टेक इट फॉरवर्ड। अब हमें इसके बाद हमें डिफाइन करना होगा पावर। पावर के पास आएंगे हम। हम पावर को डिफाइन करेंगे एक रेसिस्टेंस में, ऐसे ही हम आगे इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में भी करेंगे। सेम चीज हम दोनों में करेंगे फिर। तो अभी पावर क्या है? पावर इज नथिंग बट V इंटू आई नॉर्मली, तो VR इंटू आई आर विच इज नथिंग बट VM साइन ओमेगा टी इंटू IM साइन ओमेगा टी। ये तो समझ गए सब लोग? पावर का इक्वेशन है सिंपली, और इसको मैं लिख सकता हूं VM इंटू IM इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इज इज राइट और नॉट? है ना? यस सर, राइट। हाँ। अब मुझे बताइए ये पावर इनके वैल्यूज और इस एक्सप्रेशन के हिसाब से कैसे रहेगा? बिकॉज VM एंड IM, देखिए VM IM जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। कैन यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? VM IM पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, है कि नहीं? अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, इसमें से हम कैसे बताएंगे कि पावर रहेगा, सीधा इसमें जाइए, सीधा इसमें जाइए, मतलब वेव फॉर्म में जाइए। कैसे? देखिए मैं दिखाता हूं। मुझे VR का वेव फॉर्म रेडी है मेरे पास, IR का भी वेव फॉर्म रेडी है। ये वाला IR का है ना, ये छोटा वाला वो IR का। मुझे करना क्या है पावर के लिए? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं कंटिन्यूअसली हर पॉइंट पे दोनों को मल्टीप्लाई करते जाऊंगा तो मुझे पावर का वेव फॉर्म भी मिल जाएगा, है कि नहीं? बिकॉज इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ही तो पावर मिलेगा सिंपली। तो वेव फॉर्म में ही मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं। देखिए फर्स्ट पॉइंट पे दोनों का वैल्यू क्या है? 0। तो पावर भी मेरा 0 यहां से शुरू होगा। पावर को मैं एक डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं। देखिए फर्स्ट पॉइंट पे मेरा पावर 0 रहेगा क्योंकि वोल्टेज भी 0 है, करंट भी 0। उसके बाद मेरा करंट भी बढ़ रहा है, वोल्टेज भी बढ़ रहा है, करंट भी बढ़ रहा है, वोल्टेज भी बढ़ रहा है, करंट भी बढ़ रहा है, वोल्टेज भी बढ़ रहा है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब करंट भी मैक्सिमम है और वोल्टेज भी मैक्सिमम है। तो तब तक मेरा पावर जो है बढ़ता जाएगा, और जैसे ही मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच गया वहां पर मेरा पावर का एक मैक्सिमम पॉइंट आएगा, और उसके बाद फिर क्योंकि VM और मतलब V भी गिर रहा है और I भी गिर रहा है, और लास्ट में कहां आ रहा है फिर दोनों? कहां पहुंच रहा है दोनों? 0 पे। 0। तो मैक्सिमम से फिर वो नीचे आएंगे दोनों, और कहां पहुंचेंगे? 0 पे पहुंचेंगे। तो मेरा ये पावर का वेवफॉर्म हो गया, ठीक है? अब देखो, अब मेरा वेवफॉर्म इसके बाद क्या कहां जाएगा? मतलब ये 180 डिग्रीज हो गया। 180 के बाद नेगेटिव हाफ साइकिल में कहां जाएगा? मेरा पावर नीचे की ओर ऐसे करके जाएगा, है ना? है कि नहीं? यस सर। यस क्या? यस है। फिर सर नो सर, हो जाएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में भी मेरा पॉजिटिव साइड ही जाएगा। क्यों? यस और नो? फेज 0 है। यस और नो? हाँ, क्योंकि ठीक है, एक मिनट मुझे समझा दीजिए, मुझे समझाने दीजिए। क्योंकि इस तरफ वोल्टेज भी नेगेटिव है, करंट भी नेगेटिव है, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा। किसी भी इंस्टेंट पे देखिए वोल्टेज भी नेगेटिव, करंट भी नेगेटिव, वोल्टेज भी नेगेटिव, करंट भी नेगेटिव, मैक्सिमम पॉइंट पे भी वोल्टेज भी नेगेटिव, करंट भी नेगेटिव। फिर दोबारा जब तक वो 0 नहीं आएगा तब तक वो दोनों नेगेटिव है। जब दोनों नेगेटिव है एक साथ तो मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो आपका पॉजिटिव वेवफॉर्म ही आ गया।
तो ये देखिए आपका पावर का जो वेव फॉर्म है वो डॉटेड लाइन की तरह है इस तरह, और पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा पूरा पूरा, समझ गए। और सेकंड नेक्स्ट साइकिल का भी ले लीजिए चाहिए तो, ये तो एक साइकिल हो गया, ये मैं दूसरा साइकिल स्टार्ट कर रहा हूं, इसमें भी आपका पावर जो है पॉजिटिव है, ठीक है। अब चाहो तो इसमें समझिए आप, अब देखिए Vm Im का मल्टीप्लीकेशन है, अगर Vm पॉजिटिव मतलब V का वैल्यू पॉजिटिव तो I का वैल्यू भी पॉजिटिव, बिकॉज दोनों एक दूसरे के फेज में है, तो ये दोनों पॉजिटिव ही रहेंगे हमेशा। या अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, तो मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, मल्टीप्लीकेशन भी पॉजिटिव अगेन। और दूसरी बात यहां पर साइन स्क्वायर है, तो ओमेगा टी का वैल्यू कितना भी आए, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए कुछ भी आए, जब साइन स्क्वायर टर्म है तो ये भी पॉजिटिव। तो ऑल द टर्म्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो पावर साइकिल इज ऑलवेज पॉजिटिव इन दिस केस। आर यू फॉलोइंग? ये समझ गए? यस सर। पावर साइकिल इज ऑलवेज पॉजिटिव इन दिस केस, और ऊपर की तरफ ही है, नेगेटिव साइड नहीं आएगा। और इसका मतलब है कि पावर इज फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, और वो क्या है? हमेशा सोर्स टू लोड। दिस इज कॉल्ड पावर कंजम्पशन और डिलीवरी। दिस इज कॉल्ड पावर कंजम्पशन और पावर डिलीवरी। समझ गए? रेसिस्टेंस लोड है आपका, और रेजिस्टेंस लोड है, और सोर्स आपका पावर दे रहा है, तो हमेशा रेजिस्टेंस सोर्स से लेता आ रहा है और कंज्यूम करता जा रहा है, पावर कंजम्पशन होता है। याद है रेजिस्टेंस के एग्जाम्पल्स हमारे पास लोड्स के बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रिक हीटर, बल्ब, ठीक है, और कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर जो पावर उस हीटर को आप देते हो वो कंज्यूम करके वो बाहर फिर डिसिपेट कर देगा, है कि नहीं, कन्वर्ट करके हीट की तरह, थोड़ा लाइट की तरह, है ना। तो इन ए प्योर रेजिस्टेंस पावर साइकिल इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड पावर इज फ्लोइंग इन ओनली वन डायरेक्शन। बाई ऑल्टरनेटिंग में दोनों डायरेक्शन मिल रहे हैं, लेकिन यहां पावर का साइकिल ऑल्टरनेटिंग थोड़ी आ रहा है, आपको पावर का साइकिल पॉजिटिव साइकिल आ रहा है लगातार, तो इसलिए पावर इज फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, एंड वो कौन सा डायरेक्शन है? सोर्स टू लोड है, एंड दिस इज कॉल्ड एज पावर कंजम्पशन और डिलीवरी। आप इसको पावर कंज्यूम्ड बोल सकते हैं, बिल्कुल। आर यू फॉलोइंग? समझ गए? ओके, तो अब इंडक्टेंस के पास जाते हैं। इंडक्टेंस में देखते हैं कि ये वेवफॉर्म कैसे होगा और पावर कैसे होगा। अब फिर वैसे ही शुरू करते हैं, वेवफॉर्म के रूप में अगर शुरू करना है तो देखिए मैंने फिर दोबारा वीएस के दो साइकिल्स मैंने ड्रॉ कर दिया, और वीएस इज इक्वल टू वीएल इन दिस केस। डू यू रिमेंबर दिस? भाई इंडक्टेंस के केस में यही तो होता है, वीएस इज इक्वल टू वीएल होता है, बिकॉज बोथ आर इन पैरेलल टू ईच अदर। ओके, नाउ अब हमारा जो डेरिवेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हमने क्या निकाला था? पहले हमने एक्सप्रेशन में यह बताया कि इंडक्टेंस में करंट जो है वोल्टेज से लैग करता है बाय 90 डिग्रीज। तो वेवफॉर्म में अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो क्या होगा? देखिए ये 0 है, ये 90 है, और ये 180 है, और ये 270, और ये 360 है कि नहीं? मैंने छोटा सा लिखा है। तो हमारे डेरिवेशन के हिसाब से अगर करंट वोल्टेज से लैग करता है तो माई करंट IL शुड स्टार्ट एट 90 डिग्रीज ऑफ V।
V के शुरू होने के 90 डिग्री बाद मेरा करंट शुरू करना चाहिए मुझे। देखिए ऐसे, तो हर पॉइंट 90 डिग्री पिछड़ जाएगा। शुरुआत 90 डिग्री पिछड़ गया, मैक्सिमम भी 90 डिग्री पिछड़ गया, और उसके बाद जब जीरो होना चाहिए वो भी 90 डिग्री पिछड़ गया, और जब खत्म होगा वो भी 90 डिग्री पिछड़ गया। तो करंट विल कंटिन्यूअसली लैग बिहाइंड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। समझ गए? और इसका मैं अगर आगे भी सेकेंड साइकिल भी बनाऊंगा तो भी वो भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, देखिए, सो दिस इज माई IL करंट। तो जो हमने फेजर और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन वेव के एक्सप्रेशन में हमने दिखाया है, उसको मैंने अभी वेव फॉर्म के रूप में दिखा दिया कि भाई करंट मेरा 90 डिग्री पीछे है। ओके, अब अगर हम फिर पावर के बारे में बताएंगे तो पावर P इज इक्वल टू अगेन VL इंटू IL, बात वही आ गई। VL जो है VM साइन ओमेगा टी हो गया, इंटू IL क्या हुआ, IM साइन ओमेगा टी माइनस 90 था। याद है ना ये तो मत भूलिए आप, एटलीस्ट आज के दिन अभी क्लास होने तक। इंडक्टेंस का करंट जो है वोल्टेज के 90 डिग्री पीछे होता है, तो VM साइन ओमेगा टी इंटू IM साइन ओमेगा टी माइनस 90 हो गया। और क्या होगा, अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस VM IM बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, मैं इसके डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूं, ऐसा आएगा। ठीक है, अब फिर से मैं कहूंगा कि भाई इसमें मत जाओ, अभी फिलहाल हम यहां पर देखते हैं कि पावर मेरा क्या आ रहा है, फिर बाद में चाहो तो इसमें देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं ऐसे ही डायग्राम ड्रॉ करना चाहूंगा जैसे पावर का डायग्राम मैंने रेजिस्टेंस में ड्रॉ किया। ओके, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, फिर मैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करके मुझे एक डॉटेड पावर डायग्राम मुझे ड्रॉ करना, पावर साइकिल मुझे ड्रॉ करना। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, हर पॉइंट पे मुझे करंट और वोल्टेज चाहिए। अच्छा, यहां पर मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, करंट तो यहां शुरू हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये खाली दिखा रहा है। खाली दिखाने का मतलब ये नहीं कि यहां जीरो है, ये जो एक्स्ट्रा इधर जा रहा है ना बाहर, ये जो पोर्शन, ये पोर्शन एक्चुअली यहां पर है। साइकिल कंप्लीट होता है ना ये लगातार, तो मैं उसको यहां पर दिखा सकता हूं। समझ गए ना मैं क्या कर रहा हूं? ये जो पोर्शन है ना, ये एक्स्ट्रा जो बाहर जा रहा है वो इस तरफ आएगा एक्चुअली, क्योंकि ये साइकिल है। भाई आपका यहां साइकिल शुरू हुआ और यहां खत्म हुआ 2 साइकिल, तो इसके बाद वाला जो भी आएगा वो फिर यहां पर दोबारा शुरू होगा 2 साइकिल के बाद। ठीक है, तो दिस एंड दिस आर सेम बेसिकली, तो इसलिए मैं इस करंट का जो कंटिन्यूएशन है वो नीचे की ओर दिखा सकता हूं। तो अब देखिए, लेकिन ऐसे दिखाने से इनके फेज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अभी भी देखिए 90 डिग्री पीछे है। ठीक है, करंट जो है वोल्टेज के 90 डिग्री पीछे है। अब देखिए, अगर मैं शुरू करूंगा पावर, तो देखिए ये 0 है और वोल्टेज 0 है और करंट नेगेटिव में है। देखिए क्लियरली करंट नेगेटिव में है लेकिन वोल्टेज 0 है, तो ऑब्वियसली एक अगर 0 है तो पावर तो 0 आएगा ही, एक 0 है तो पावर 0 है। उसके बाद क्या करेंगे, वोल्टेज नेगेटिव, सॉरी करंट नेगेटिव और वोल्टेज पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली आपका पावर नेगेटिव आना चाहिए। मतलब दोनों में से एक भी अगर नेगेटिव आया तो आपका पावर नेगेटिव तो आना ही चाहिए। ओके, आपका पावर नेगेटिव आना ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक नेगेटिव साइड ले लूंगा, मेरा पावर जो है आगे जाके नेगेटिव आएगा। और फिर जब ये करंट जो है यहां पर 90 पे 0 हो रहा है ना, स्टार्टिंग करंट 90 पे 0 हो रहा है, वहां पर करंट 0 हो गया तो मेरा पावर फिर वापस 0 होना चाहिए, तो इसलिए मेरा पहला नेगेटिव साइकिल आया। ठीक है, मेरा पहला नेगेटिव साइकिल आया, नेगेटिव साइकिल। अभी कोई डाउट्स है तो लिख के रखिए, आई विल एड्रेस इट बाद में, क्योंकि ये
मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता बीच में। तो स्टार्टिंग में मेरा नेगेटिव साइकिल आया क्योंकि करंट नेगेटिव है भले ही वोल्टेज पॉजिटिव। उसके बाद देखिए, उसके बाद मेरा करंट पॉजिटिव, वोल्टेज पॉजिटिव, तो मैं क्या करूंगा फिर अब एक पॉजिटिव साइकिल लूंगा, लेकिन जब तक मेरा कोई भी जीरो ना हो जाए। यहां पर मेरा वोल्टेज जीरो हो गया, तो वोल्टेज जीरो होने तक मेरा पावर जीरो आ गया वापस। फिर उसके बाद मेरा करंट तो पॉजिटिव है लेकिन वोल्टेज अब जीरो हो गया, सॉरी नेगेटिव हो गया, तो अब मेरा फिर नेगेटिव साइकिल आएगा और फिर जब तक ये जीरो नहीं होगा तब तक। अब उसके बाद जो है दोनों ही पॉजिटिव दिख रहे हैं, सॉरी दोनों ही नेगेटिव दिख रहे हैं। जब दोनों नेगेटिव होंगे तो मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, तो उस समय मेरा साइकिल जो है फिर पॉजिटिव आएगा, फिर अगली बार जब तक ये जीरो नहीं हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। देखिए वैसे ना हम लोग यहां से यहां तक एक साइकिल खत्म कर चुके हैं। अगर एक साइकिल में हमें पता चल गया तो वही चीज दूसरे साइकिल में भी रिपीट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। देखिए तो आप एक फुल साइकिल में देखेंगे तो दो पॉजिटिव हाफ साइकिल्स और दो नेगेटिव हाफ साइकिल्स आएंगे। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं, ये बताइए मुझे पहले। आ गया सर। ओमेगा टी का क्या यूज है, वहां पर माइनस का साइन भी लगा हुआ है। हाँ जी सर जो पावर का एक्सप्रेशन है उसमें अलग से एक माइनस साइन भी लगा हुआ है, उसका क्या यूज है? एक्चुअली अगर आपको लगता है कि अच्छा ये एक, लेट मी डू इट, क्या ये एक्सप्रेशन सही था, आपने डिराइव करके देखा? विदाउट माइनस ये सही था ना एक्सप्रेशन? हाँ, विदाउट माइनस ये एक्सप्रेशन सही है। एक्चुअली मैंने माइनस इसलिए लिया है क्योंकि ये जो Vm sin ओमेगा टी होता है ना, ये जो इंडक्टेंस में VL का जो एक्सप्रेशन होता है ना वो माइनस के साथ होता है। अगर आपको याद है V इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी के साथ होता था, तो वो बस वो दिखाने के लिए मैंने दिखा दिया माइनस। तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप हटा भी दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप हटा भी दीजिए। अगर मान लो आपको लगता है कि नहीं सर माइनस तो आना चाहिए, हम क्यों हटा रहे हैं, मान लो ये माइनस आपने लगा भी दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। क्या होगा, ये वेवफॉर्म हमारे हिसाब से यहाँ नेगेटिव आना चाहिए, इस माइनस की वजह से ऊपर आ जाएगा, और ये वेवफॉर्म हमारे हिसाब से पॉजिटिव आना चाहिए, इस माइनस की वजह से नीचे आएगा। तो बस दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव जैसे पहले थे वैसे ही अब भी आएंगे, बस ये नेगेटिव वाले ऊपर जाएंगे, पॉजिटिव वाले नीचे आएंगे, कोई चेंज नहीं है, पावर में कोई चेंज नहीं होगा। सो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, और इस सवाल का मैंने जवाब दे दिया है। यू नीड नॉट वरी अबाउट दिस माइनस साइन। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग विदाउट माइनस साइन दैट इज गुड इनफ, बिकॉज माइनस इसको सॉल्व करने पर शायद माइनस नहीं आता है। मैंने अभी, मुझे याद नहीं है सॉल्व करके, बिकॉज ये नोट्स मैंने काफी दिन पहले बनाया है, तो अगर माइनस आता भी है या नहीं भी आता है, नहीं आएगा ना माइनस, आएगा सर माइनस, आएगा सर। मैं फिर से कह रहा हूं, इसीलिए मैंने इसीलिए कहा इस एक्सप्रेशन को आप भूल जाइए अभी फिलहाल। इसके हिसाब से समझ में आ गया ना आपको? हाँ सर माइनस आएगा उसमें से, ठीक है। अगर इसमें माइनस आएगा, मान लो ये एक्सप्रेशन के हिसाब से मैंने ये वाला डायग्राम बनाया है, अगर मान लो इसमें आपने माइनस ऐड कर दिया तो कुछ नहीं, ये नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो जाएंगे और पॉजिटिव वाले नेगेटिव हो जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ रहा है? अल्टीमेटली पावर साइकिल तो वैसे के वैसे ही है, दो पावर हाफ साइकिल्स पॉजिटिव, दो पावर हाफ साइकिल्स नेगेटिव, कोई चेंज नहीं हो रहा है अल्टीमेटली, समझ रहे हो? इसीलिए मैंने कहा इस एक्सप्रेशन के साइन पर इतना ध्यान मत दीजिए, समझ गए? ओके, सो इफ यू वांट, ये अगर कंफ्यूज क्रिएट कर रहा है तो ऐसे रख दीजिए। अब
इस एक्सप्रेशन के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। अब देखिए आप चाहो तो Vm और Im मतलब वोल्टेज और करंट, अगर वोल्टेज पॉजिटिव है और करंट नेगेटिव है, देखिए फर्स्ट केस में यही था, वोल्टेज पॉजिटिव करंट नेगेटिव, तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव आ जाएगा, है ना, एक्सप्रेशन नेगेटिव आ जाएगा, तो ये नेगेटिव आएगा। फिर उसके बाद दोनों ही पॉजिटिव हो गए, तो दोनों पॉजिटिव में ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ गया, तो ये पॉजिटिव आ गया हाफ साइकिल पावर का, तो ये लगातार ऐसे ही आएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। यस सर। हाँ, Yes, sir. अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे हमने यहां लिखा है वो ये है कि पावर साइकिल इज ऑल्टरनेटिंग एंड सिमेट्रिकल, ऑल्टरनेटिंग एंड सिमेट्रिकल, पावर साइकिल इज ऑल्टरनेटिंग एंड सिमेट्रिकल। सुमित बघेल, आप कंटिन्यूअसली वीडियो ऑन पे लगाएं, आप इधर उधर हिल रहे हैं और यहां पर मेरे वीडियो स्क्रीन पर बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। सुमित बघेल, बंद करो अपना वीडियो। पूरा क्लास भर में आपका वीडियो ऑन ही है। तो अब समझ लीजिए, पावर साइकिल नाउ इन एन इंडक्टेंस केस इज ऑल्टरनेटिंग। भाई पहले तो सिर्फ पॉजिटिव आया था, अब तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इट इज ऑल्टरनेटिंग एंड सिमेट्रिकल। इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज सिमेट्रिकल, मतलब जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव भी है साइकिल्स, समझ गए ना। तो इस वजह से पावर इज बाई डायरेक्शनल from source to load and back from load to source, दोनों चीजें हो रही हैं योगेश। तो पावर इज बाई डायरेक्शनल बोथ फ्रॉम सोर्स टू लोड एंड लोड टू सोर्स, दोनों चीजें हो रही हैं। इसका क्या मतलब है, यहां पर जो इंडक्टेंस का डायग्राम का साइकिल है, सोर्स से लोड की तरफ जाकर लोड से वापस आ रहा है। देखिए पॉजिटिव साइकिल बता रहा है कि सोर्स से लोड की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर लोड से मतलब इंडक्टेंस से वापस फिर सोर्स में आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर जा रहा है, वापस आ रहा है। इसका मतलब पावर इज नॉट कंज्यूम्ड और डिलीवर्ड। रेसिस्टेंस की तरह पावर कंजम्पशन नहीं हो रहा है इंडक्टेंस में, जितना वो ले रहा है उतना वापस भी भेज रहा है। आर यू फॉलोइंग? ये सुमित बघेल को ना आप हटा दो, इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो पावर इज नॉट बीइंग कंज्यूम्ड बट पावर इज ओनली बीइंग साइक्लिंग बिटवीन सोर्स एंड लोड एंड सोर्स एंड लोड एंड सोर्स एंड लोड। ये खासियत है प्योर इंडक्टेंस का। रेजिस्टेंस में पावर रेजिस्टेंस ले रहा था, कंज्यूम कर रहा था, डिलीवरी हो रहा था, भाई सोर्स जाकर पावर को डिलीवर कर रहा था, भाई ये पावर लीजिए आप इस्तेमाल करिए। लेकिन इंडक्टेंस के केस में सोर्स नहीं दे पा रहा है, क्योंकि सोर्स जैसे जैसे दे रहा है लोड फिर वापस भेज भी रहा है, तो ये साइकिल ऐसे लगातार हो रहा है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, बिकॉज इसके बेसिस पर एक पूरा यूनिट है, आगे सेकेंड यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे या इसी यूनिट में आगे पढ़ेंगे। ये जो साइकिल रिपीट हो रहा है ना, ये तो पॉजिटिव पावर भी है, नेगेटिव पावर भी है, ठीक है। तो पावर इज नॉट बीइंग कंज्यूम नॉर इट इज डिलीवर्ड। तो एवरेज पावर इज जीरो इस केस में, एवरेज पावर इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज पॉजिटिव हाफ साइकिल भी है, नेगेटिव भी है, तो दोनों का एवरेज निकालिए, जीरो है सिंपली। और इस केस में एवरेज पावर इज पॉजिटिव रेजिस्टेंस में, बिकॉज कंटिन्यूअसली पॉजिटिव पावर ही आ रहा था। अब वील मूव टू कैपेसिटेंस प्लीज। अगर ये समझ में आ गया तो कैपेसिटेंस बहुत आसान है समझने में, बिकॉज आपने ये अभी तक समझ लिया होगा कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हैं दोनों में, थोड़ा सा फर्क को छोड़कर। तो कैपेसिटर के केस में क्या होगा,
सुमित बघेल को एडमिट कर दो और देखो अगर उसका वीडियो ऑन है तो फिर से हटा देना। तो अब प्योर कैपेसिटेंस के केस में फिर से हमें वही करना है, एक वो ले लीजिए, क्या करते हैं, वोल्टेज सिग्नल Vs, एक साइन वेव और दो साइन वेव्स, मतलब 2 साइकिल्स Vs का, और ये Vs और ये Vs इज इक्वल टू Vc है इस केस में, जैसे हम लोग हमेशा हर केस में ले रहे हैं, ठीक है। अब आप बताओ IC कैसा होना चाहिए कैपेसिटर में करंट? बोलिए कोई। लीड करना चाहिए, इसका मतलब, और कितने एंगल से? ऊपर से आएगा, कितने एंगल से? 90 डिग्री लीड करना चाहिए। वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ओके, तो 90 डिग्री लीड करना चाहिए, इसका मतलब वोल्टेज से 90 डिग्री पहले ही करंट शुरू होना चाहिए। तो ये मेरा जो -90 डिग्रीज है ना, जीरो, ये 0 है, ये +90 है, तो मैं करंट को -90 से शुरू करूंगा, ठीक है, बिकॉज वोल्टेज को मैं 0 मान रहा हूं हमेशा, तो ये पहले ही शुरू हो रहा है। तो करंट जो है ऐसे शुरू करके, और जब वोल्टेज शुरू होगा तब तक करंट मैक्सिमम पहुंच चुका होगा, और जब वोल्टेज मैक्सिमम पहुंच चुका है तब तक करंट 0 हो जाएगा। ये साइकिल ऐसे रिपीट होगा, ठीक है। और ये दूसरा साइकिल में मैं बना रहा हूं, ये है, ये वोल्टेज, ये करंट का साइकिल है, ये है IC का, ठीक है, IC का। तो अब फिर दोबारा मुझे पावर चाहिए, पावर P इज इक्वल टू फिर VC इंटू IC, फिर VM साइन ओमेगा t मेरा वोल्टेज है, इंटू करंट जो है यहां पर IM साइन ओमेगा t +90 होगा यहां पर, याद है ना ये चीज। तो फिर से मेरा एक्सप्रेशन कुछ आएगा, हम लोग एक्सप्रेशन से ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, तो इसलिए मैं हमेशा वेव फॉर्म में ही बता रहा हूं पावर क्या होगा। तो उसके हिसाब से अब फिर दोबारा देखिए, मुझे पावर चाहिए तो मुझे इंस्टेंटेनियसली वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ऐसा नहीं है कि जहां करंट शुरू हो रहा है वहां पर वोल्टेज आपका 0 है, वहां पर ये जो एक्स्ट्रा वोल्टेज यहां आ रहा था वो मैं इस तरफ दिखाऊंगा ऐसे करके। तो मेरा साइकिल यहां से शुरू होगा, ये वोल्टेज है, जो एक्स्ट्रा यहां पर बचा है ना, यहां पर खत्म होने के बाद ये वाला, वो जो एक्स्ट्रा है वो यहां पर मैंने दिखा दिया, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर करंट पॉजिटिव, करंट 0 शुरुआत, और वोल्टेज नेगेटिव, तो पावर हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि एक टर्म अगर 0 है तो पावर 0 ही रहेगा, तो पावर 0 है। फिर उसके बाद आपका वोल्टेज जो है, व्हाट डू से, क्या कहते हैं, वोल्टेज नेगेटिव है, करंट पॉजिटिव है, तो जब तक वोल्टेज नेगेटिव है तब तक आपका पावर जो है आएगा ही आएगा नेगेटिव। तो ये मेरा वोल्टेज यहां पर 0 हुआ, तो तब तक मैंने एक नेगेटिव साइकिल बना दी पावर की। फिर उसके बाद दोनों पॉजिटिव है और यहां पर मेरा 0 हो रहा है करंट, तो तब तक मैं क्या करूंगा, मेरा पावर पॉजिटिव बनाऊंगा। फिर उसके बाद वोल्टेज पॉजिटिव लेकिन करंट नेगेटिव, तो मेरा साइकिल ऐसे। फिर उसके बाद करंट पॉजिटिव लेकिन वोल्टेज नेगेटिव, सॉरी बीच में एक चीज रह गया, ये वोल्टेज जो है मेरा यहां पर वोल्टेज जो है 0 हो गया। फिर उसके बाद दोनों नेगेटिव हो गए, वोल्टेज भी नेगेटिव करंट भी नेगेटिव, तो मेरा पॉजिटिव आ गया। तो ये मेरा एक साइकिल का हो गया, देखिए करंट के शुरुआत से लेके करंट के अंत तक एक साइकिल का हो गया। अब सेम चीज फिर रिपीट होता जाएगा, यहां पर फिर नेगेटिव, फिर उसके बाद पॉजिटिव, फिर उसके बाद आपका नेगेटिव, फिर उसके बाद पॉजिटिव, ठीक है। तो आप पावर कैपेसिटेंस में भी देखेंगे तो पावर कैपेसिटेंस में भी देखेंगे तो आपका पावर हमेशा फिर से
पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइकिल्स आपको मिल रहे हैं। और अगेन पावर साइकिल ये पूरा सेम रहेगा और कोई फर्क नहीं है, सेम मैंने लिखा है, देखिए कोई चेंज है क्या? देखिए पावर साइकिल इज अगेन ऑल्टरनेटिंग एंड सिमेट्रिकल एंड पावर इज अगेन बाई डायरेक्शनल, बिकॉज पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो इंडक्टेंस के केस में जैसे पावर बाई डायरेक्शनल था वैसे ही है, तो अगेन सोर्स से लोड और लोड से सोर्स वो भी हो रहा है। और पावर इज नॉट कंज्यूम्ड हियर, कैपेसिटेंस में भी पावर इज नॉट कंज्यूम्ड एट ऑल, बिकॉज जितना पावर आप कैपेसिटर को दे रहे हो उतना पावर फिर वापस भेज रहा है। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेटिंग साइकिल है, पॉजिटिव जितना है उतना नेगेटिव है। तो पॉजिटिव में आपका पावर लोड तक जा रहा है, लेकिन नेगेटिव की वजह से फिर से वापस आ रहा है, फिर आप पॉजिटिव में भेज रहे हैं, फिर नेगेटिव से वापस आ रहा है। तो दिस साइकिल रिपीट्स। सो पावर साइकिल इज अगेन कंटिन्यूअसली रिपीटिंग, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो पावर साइकिल इज बाई डायरेक्शनल। बताइए पावर साइकिल आप फिर से रिपीट कर दीजिए कैपेसिटर में। यस सर। देखिए जीरो -90 टू 0 में आपका वोल्टेज नेगेटिव और करंट पॉजिटिव है, ये समझ गए आप लोग? वैष्णवी आप ही रेस्पॉन्ड करिए। यस सर। हाँ, तो एक चीज अगर नेगेटिव है दोनों में तो आपका पावर नेगेटिव आना चाहिए, तो इसलिए देखिए नेगेटिव साइकिल मैंने बनाया, ठीक है, नेगेटिव साइड। फिर 0 से लेके 90 है आगे, 0 से लेके 90 तक करंट भी पॉजिटिव, वोल्टेज भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, तो मैंने पॉजिटिव पावर साइकिल बनाया। फिर उसके बाद 90 से लेके 180, इस बीच में वोल्टेज तो पॉजिटिव है लेकिन करंट नेगेटिव बन गया, तो मेरा पावर नेगेटिव हो गया। फिर उसके बाद 180 से लेके 270 तक आपका वोल्टेज और करंट दोनों ही नेगेटिव हो गए हैं, तो दोनों जब नेगेटिव हो गए तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो पावर मैंने पॉजिटिव साइकिल बना दिया, बस साइकिल कंप्लीट हो गया। बताइए। यस सर, यस समझ में आ गया। ओके, थैंक यू। तो आई वाज सेइंग कि इंडक्टेंस के लिए जो जो मैंने पावर के स्टेटमेंट्स दिए हैं, पावर साइकिल इज ऑल्टरनेटिंग एंड सिमेट्रिकल, सेम कैपेसिटर में भी आएगा। एंड पावर इज बाई डायरेक्शनल, लोड और सोर्स के बीच में पावर ऑल्टरनेट होता रहेगा, सेम कैपेसिटर में भी वही आएगा। पावर इज नॉट कंज्यूम्ड और डिलीवर्ड, यहां पर भी सेम वही आएगा। और एवरेज पावर यहां पर भी 0 वही आएगा कैपेसिटेंस में भी। आर यू फॉलोइंग? सो इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस में पावर के केस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इनफैक्ट 99% सेम है। बस इस डायग्राम पावर के साइकिल्स में आपको आगे पीछे का वो देखेंगे बस, और कुछ नहीं। लेकिन तब भी आपका पावर साइकिल्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सिमेट्रिकली आएंगे, तो इस वजह से आपका एवरेज पावर 0 और पावर कंजम्पशन इज 0। ओके ओके, अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। आई होप यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड, बट प्लीज आज एक दिन के लिए मेरी बात मान लीजिए, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल। कंपैरिजन करते हुए मैं आपको बता रहा हूं, तो इट शुड बी इंटरेस्टिंग फॉर यू मेरे हिसाब से, बट स्टिल आज एक दिन के लिए थोड़ा सा बेयर विथ मी, शायद 15-20 मिनट में क्लास खत्म कर दूंगा मैं अभी, ठीक है। अब मैं फिर दोबारा रेजिस्टेंस के पास जा रहा हूं। Give me 1 minute please, I'll have some water and come. You can also have.
ओके, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ लिटिल ब्रेक. 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था. सो लेट अस कंटिन्यू विथ रेसिस्टेंस नाउ. कमिंग बैक टू रेजिस्टेंस. अब हम लोग कुछ नए टर्म्स डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये न्यू टर्म्स और न्यू यू कैन से न्यू पैरामीटर्स और प्रॉपर्टीज इन AC circuits. न्यू पैरामीटर्स और प्रॉपर्टीज इन AC circuits. ये सब में हम देखेंगे इंडक्टेंस में क्या पैरामीटर्स नए आएंगे, रेजिस्टेंस में क्या पैरामीटर्स आएंगे. इनफैक्ट रेजिस्टेंस में ऐसा कोई स्पेशल पैरामीटर तो नहीं आएगा, बट यू कैन डिफाइन, you can define a term called as Z, जिसे हम, शायद आपने पढ़ा हो या नहीं मुझे पता नहीं है 10th 12th में, because I don't know whether this term is there in your 10th or 12th sometime in electricity में. But this new term is called as impedance. Impedance, okay, which is represented by Z, और इसका यूनिट ohms है. Impedance, ठीक है. And this impedance is defined as ratio of voltage and current phasors. It's a ratio of voltage to current phasor. Voltage to current phasor. मतलब Z is equal to voltage phasor divided by current phasor. Voltage phasor divided by current phasor, ठीक है. और ये voltage phasor is nothing but, voltage phasor can be represented as V angle phi divided by I angle phi, और phi जो है फेज एंगल होता है. तो रेसिस्टेंस के केस में क्या होता है, फेज एंगल कितना है, इसका 0 है और इसका आपका करंट का भी 0 है, ठीक है. इसका भी 0 है और इसका भी 0 है. और अगर आपको याद है इसका भी 0 है. फाई 0, यस, दोनों वोल्टेज और करंट. बिकॉज याद होगा आपको Vm sin ओमेगा t छोड़ दिया हमने, Im sin ओमेगा t छोड़ दिया हमने करंट और वोल्टेज में. तो जब कुछ नहीं है ओमेगा t के बाद आप क्या ले सकते हो, 0. तो फेज आप रेजिस्टेंस के केस में दोनों का फेज 0 ले सकते हो, ठीक है. और V by I है क्या फॉर ए रेजिस्टेंस, व्हाट इज V by I. अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, इसको समझाने के लिए. ऐसा अगर कभी भी वेक्टर्स का अगर आपको डिवीजन करना हो तो आप ऐसे करते हो, V by I को डिवाइड करते हो एक दूसरे से, और एंगल जो है 0 माइनस 0, मतलब ऊपर के एंगल में से नीचे का एंगल सब्ट्रैक्ट करते हो. ये फेजर डिवीजन का रूल है. भाई फेजर्स को आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो. यहां पर हम डिवाइड कर रहे हैं, जब डिवाइड करेंगे तो ये रूल होता है, ठीक है. जब डिवाइड करेंगे तो रूल ये होता है कि मैग्नीट्यूड को तो आप डिवाइड कर दोगे, लेकिन एंगल्स को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ऊपर के एंगल माइनस नीचे के एंगल, 0 माइनस 0. और V by I क्या है, रेजिस्टेंस में V by I इज नथिंग बट R, और R एंगल 0 है. तो Z इज इक्वल टू R एंगल 0. Z इज इक्वल टू R एंगल 0. किसमें, एक प्योर रेसिस्टेंस के केस में इंपिडेंस इज नथिंग बट सिंपल रेसिस्टेंस ओनली, ओके, ठीक है. तो अब आगे से AC सर्किट्स में हम V इज इक्वल टू I
R के बदले में हम V इज इक्वल टू आई जेड बोलेंगे और Z इज इक्वल टू वेयर Z इज इक्वल टू R एंगल 0, ये होता है। बात वही है, बट हम इस टर्म को अब जरूर डिफाइन करेंगे आगे से, एसी सर्किट जब भी हम बात कर रहे हैं तो। आर यू फॉलोइंग? समझ गए? और यस सर। जब Z है तो इसका एक ऑपोजिट भी होगा, इनवर्स ऑफ Z, जिसे हम Y कहते हैं, और उसको हम नाम देते हैं एडमिटेंस। एडमिटेंस, इसका यूनिट मो होगा, उल्टा ओम, मो, MHO, मो। और ये बिल्कुल उसका रेशियो का रिवर्स होगा रेशियो। तो Y क्या होगा? Y इज इक्वल टू आई एंगल 0 डिवाइडेड बाई V एंगल 0, और I बाई V क्या होता है? 1 बाई R होता है, 1 बाई R एंगल ऑफ 0 माइनस 0, और 1 बाई R को हमने G से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस का ऑपोजिट कंडक्टेंस, G एंगल 0 है सिंपली। ठीक है, तो अब देखिए हमें कुछ न्यू पैरामीटर्स या न्यू प्रॉपर्टीज हमने बताया। इंपिडेंस, रेसिस्टेंस तो खैर नया नहीं है, एडमिटेंस, उसका यूनिट्स मैंने बता दी दोनों की। रेजिस्टेंस, अब इंपिडेंस का ओम्स है तो रेजिस्टेंस का भी ओम्स है डेफिनेटली, और एडमिटेंस का अगर मो है तो एडमिटेंस का जो एक्सप्रेशन, ये कंडक्टेंस जो आता है, इसका भी मो ही होगा, ये मो है, मो, MHO, ओम, OHM, उसका रिवर्स मो। समझ गए यहां तक? सर ये जी क्या है यहाँ पर? G कंडक्टेंस है, 1 बाई आर क्या है? रेजिस्टेंस R है, तो 1 बाई आर रेजिस्टेंस का इनवर्स कंडक्टेंस, याद है? ओके, थैंक यू सर। हाँ, ठीक है। तो अब लेट अस मूव टू रेजिस्टेंस। इतना खास या इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, कभी भी नहीं था वो पहले से भी। भाई मेन इश्यू हमारे इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में आता है, तो अभी हम वो देखने वाले हैं। रेजिस्टेंस सबसे सिंपल एलिमेंट है, और अगर प्योर रेजिस्टेंस होता है तो हमें इतना ये सब्जेक्ट का कोई मतलब ही नहीं बनता। पता है आप लोगों को, रेजिस्टेंस अगर अकेला ही होता हमारे प्रॉपर्टीज में, इंडक्टर कैपेसिटेंस होता ही नहीं है, तो इतना बड़ा सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ते हम लोग। ये पूरा सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं हम, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के वजह से पढ़ रहे हैं, और वो नेचुरल है, वो आपने जबरदस्ती नहीं डाला है किसी में, वो नेचुरल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अब इंडक्टेंस के केस में Z इंपिडेंस, ये क्या होगा? सेम आप अप्लाई करो, Z इज इक्वल टू V फेजर अपॉन I फेजर, और V फेजर का एंगल हम लोग हमेशा 0 मानते हैं, और I फेजर का एंगल कितना आता है बताइए मुझे जल्दी इंडक्टेंस में? -90। -90, वेरी गुड। ठीक है, -90, और ये आ गया V बाई आई एंगल ऑफ 0 माइनस ऑफ -90। ये तो मैंने अभी समझाया था ना, क्यों करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 0 में से सब्ट्रैक्ट -90, तो ये हो गया +90, तो ये क्या होगा? V बाई आई इंटू V बाई आई एंगल +90 हो गया। भाई यहां पर V बाई आई को तो आपने R ले लिया, लेकिन यहां पर V बाई आई क्या होगा? इस V बाई आई को आप यहां पर R, ये तो इंडक्टेंस हुआ ना, इसको आप एक नया टर्म से डिफाइन करेंगे, X रिएक्टेंस से बेसिकली। ठीक है, और क्योंकि ये इंडक्टेंस की वजह से है, ये XL, और इसका एंगल 90 डिग्रीज। अब देखो एक और नया टर्म आ गया, इंपिडेंस हमने डिफाइन किया ही है, बट दिस इंपिडेंस इज नाउ XL। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि भाई हमने L क्यों नहीं लिया, XL क्यों लिया? वैसे यहां पर तो हमने सीधा R ले ली थी, लेकिन यहां पर L क्यों नहीं लिया हमने? XL, X नया टर्म क्यों लिया? क्योंकि एक बार याद कर लीजिए, L इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा t, और IL जब आपने डिफाइन किया था तो VM बाई ओमेगा L
इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 90 आया था. इज इट राइट और नॉट? एक्सप्रेशन देखिए, याद है अभी आधे घंटे पहले जब हमने डिराइव किया तो Vm बाई ओमेगा एल आया था डिराइवेशन में, याद है? यस सर। हाँ हाँ, इसको मैंने तब क्या बता दिया था कि हम इसको Im करके ले लेंगे अभी फिलहाल के लिए, तो वहां के लिए तो ठीक था वो, लेकिन अब ये एक्सप्रेशन बाहर निकालो, I इज इक्वल टू वी बाई ओमेगा एल, तो ओमेगा एल इज इक्वल टू ओमेगा एल इज इक्वल टू वी बाई आई हुआ है. ओमेगा एल इज इक्वल टू वी बाई आई. नाउ वी बाई आई इज नॉट सिंपल एल, इट इज ओमेगा एल. अभी मैंने आपसे यही सवाल पूछा ना कि भाई हमने v बाई आई को l क्यों नहीं लिया, हमने कोई नया टर्म x का क्यों लिया? क्योंकि इट इज v बाई आई इज नॉट सिंपल l, इट इज ओमेगा टाइम्स l, एंड इस वजह से इसको हमने एक नया नाम दिया है xl, और इसे हम कहते हैं रिएक्टेंस. x को हम कहते हैं रिएक्टेंस, और क्योंकि ये XL है इसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस. इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये पूरा मिला के मेरे इंपेडेंस के बराबर होगा. तो इंपेडेंस इन दिस केस इज Z इज इक्वल टू XL एंगल 90 डिग्रीज, और ये हो गया मेरा इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसका भी यूनिट ओम्स ही है भाई, Z है तो ओम्स है. ठीक है, समझ गए ना? ये L हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये L अकेला नहीं था. V बाई आई में L अकेला कभी नहीं था, L के साथ ओमेगा भी था, तो आप नहीं दे सकते. अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं लिख दूंगा XL इज सिंपली ओमेगा L. शायद ये चीज आप लोग जानते हैं पहले से ही, या अगर ये नहीं जानते हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ये तो जानते हैं सब लोग. तो XL इज इक्वल टू 2 पाई एफ L. ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ है ना, तो ये है XL इज इक्वल टू ओमेगा एल. देखिए व्हाट इज XL, XL इज इक्वल टू ओमेगा एल. V बाई आई इज इक्वल टू ओमेगा एल, और V बाई आई को हमने XL से रिप्रेजेंट किया तो ओमेगा एल हो गया. इज दिस ओके? यस सर. नाउ व्हाट इज Y? व्हाट इज Y? Y इज अगेन I बाई V, I बाई V, और I जो है I माइनस 90 होना चाहिए, V प्लस 0 होना चाहिए, और I बाई V और एंगल माइनस 90 आना चाहिए. और I बाई V को आप क्या लिखेंगे? I बाई V को 1 बाई XL लिखेंगे, बिकॉज आपको पता है कि V बाई आई जो है XL था, तो I बाई V 1 बाई XL होगा, और एंगल माइनस 90 लिखेंगे. और इसको भी एक नए टर्म से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 बाई XL, मतलब XL का इनवर्स. जैसे आपने यहां पर रेजिस्टेंस का इनवर्स G बताया है, वैसे ही XL का इनवर्स BL, और B जो है ससेप्टेंस है, मैं यहां पर लिख रहा हूं B. BL इज नथिंग बट इंडक्टिव ससेप्टेंस. ससेप्टेंस, इंडक्टिव ससेप्टेंस, और इसका यूनिट मो होगा क्योंकि ये XL का रिवर्स है, तो BL एंगल माइनस 90 होगा. अब मैं लिटरल मीनिंग बताता हूं. रिएक्टेंस मतलब जब आपने, ये रिएक्टेंस क्यों आ रहा है, जब आपने ओमेगा मतलब 2 पाई एफ मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ एक साइन वेव को आपने इंडक्टेंस में दिया, तो इंडक्टेंस रिएक्ट करेगा, उसको हम रिएक्टेंस बोलते हैं. ठीक है, और उस रिएक्टेंस के ऑपोजिट, मतलब जितना वो पूरा रिएक्ट नहीं करेगा, थोड़ा सा रिएक्ट करेगा, और जितना नहीं रिएक्ट करेगा, जितना अपने अंदर उसने बचा लिया, ससेप्ट. ससेप्ट मतलब बिना रिएक्शन दिए तगड़ा रहना. देखिए ससेप्टेंस लिटरल मीनिंग पता है क्या होता है? अगर आपके मुंह पे किसी आदमी ने मुक्का मारा और आप हिले नहीं, तो इसका मतलब आपका ससेप्टिव पावर बहुत ज्यादा है, आप रिएक्ट नहीं किया आपने, ना कि आप हिले. इसका मतलब आपको उस ताकत को अपने अंदर लेने की शक्ति है, वो ससेप्टेंस होता है कि कितना आप विथस्टैंड कर सकते हो बिना रिएक्ट करे. तो जो इंडक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस है, उसका ऑपोजिट इंडक्टिव ससेप्टेंस होता है. ठीक है, तो दो और नए टर्म्स हमने ले ली, इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव ससेप्टेंस. ये समझ गए? यहां तक समझ गए?
कैन आई Yes, sir. मूव हेड? ओके, Yes, बस sir. लास्ट है ये, 5 मिनट में हो जाएगा आज क्लास। अब कैपेसिटेंस में देखिए, कैपेसिटेंस में भी बहुत कुछ सिमिलैरिटी है, बस सिर्फ एंगल्स का +90 -90 का फर्क आएगा। देखिए आप चाहो तो कैपेसिटेंस में क्या मिलना चाहिए आपको? हाँ, अब कैपेसिटेंस में अगेन अगर आप Z इंपेडेंस को डिफाइन करना चाहेंगे तो ये Z इज इक्वल टू V/I फेजर्स और V एंगल 0, I का कितना आना चाहिए यहाँ पर? +90, वेरी गुड। तो ये आएगा V/I, यहाँ नहीं नीचे लिखता हूँ, V/I और एंगल 0 माइनस ऑफ +90, ये हो गया V/I इंटू -90, सॉरी इंटू नहीं है, V/I एंगल -90, ठीक है। और अब इस V/I को आप क्या लिखोगे? XC। और अगर आपको लगता है कि सर यहां भी तो C लिख सकते हैं हम, XC क्यों लिखे, तो जस्ट गो बैक, आपको याद होगा कि VC इज इक्वल टू VM sin ओमेगा t आपने लिखा था, और I में IC इज इक्वल टू ओमेगा C VM इंटू साइन ओमेगा t प्लस 90 था, और बाद में मैंने इसको क्या करवाया था? VM बाई 1 बाई ओमेगा C करवाया था, याद है ना? यस सर। हाँ, अब ये वाला टर्म मेरा XC हो गया, तो इसको मैं क्या करूंगा? XC एंगल -90 कर दूंगा, तो इंपिडेंस इन ए कैपेसिटर विल बी XC एंगल -90 और XC विल नाउ बी डिफाइंड एज 1 बाई ओमेगा C। XL को आपने ओमेगा L से डिफाइन किया है, लेकिन XC को 1 बाई ओमेगा C से डिफाइन कर रहे हैं। ये डिफरेंस याद रखिए, वरना आपको अगर ओमेगा L का याद है, आपने कहा XL इज इक्वल टू ओमेगा L है, तो XC इज इक्वल टू ओमेगा C हो जाएगा, नहीं, XC इज 1 बाई ओमेगा C है, मैंने इसलिए ये स्पेशली लिखवाया है यहां पर, समझ गए? तो XC इज इक्वल टू, क्योंकि देखिए V/I क्या हो जाएगा? V/I इज 1 बाई ओमेगा C हो जाएगा, तो ये V/I को ना हम XC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो XC इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C, समझ गए? तो इसके हिसाब से ये XC इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C हो गया, और इसका भी आपका यूनिट ओम C आएगा, और ये हो गया, और इसको हम लिखते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और आगे जो है फिर Y क्या होगा? एडमिटेंस Y इज इक्वल टू I बाई V, और I +90 हो गया, और V जो है 0 डिग्री हो गया, और I बाई V एंगल 90 हो गया, और I बाई V को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई XC लिख सकते हैं एंगल 90, और 1 बाई XC को, अब जैसे 1 बाई XL को आपने BL लिखा, 1 बाई XC को BC लिख सकते हैं एंगल +90। तो आप ये खत्म हो गया। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि एंगल्स में हमेशा इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ऑपोजिट होते हैं, एंड दैट इज क्लियर बिकॉज एक में करंट लैग करता है, एक में करंट लीक करता है, तो डेफिनेटली एंगल का फर्क आपको दिखेगा ही दिखेगा। आर यू फॉलोइंग? यस सर। हाँ, अब लास्ट एक स्टेटमेंट मेरा याद रख लीजिए कि ये जो लास्ट तीनों चीजें मैंने आपको दिखाया है, इसमें सारे पैरामीटर्स जो भी आपने यहां पर बनाया, Z, XL, XC, Y, BL, BC, R, ये सब चीजें VI सारे फेजर्स हैं, फेजर, सारे फेजर्स हैं, हर चीज फेजर है, और इसलिए सबका आपने एक मैग्नीट्यूड और उसके साथ एक डायरेक्शन, एंगल, मैग्नीट्यूड और एंगल से रिप्रेजेंट किया। Z को भी, I को भी, V को भी, XL, XC, R सबको, ठीक है? तो ऑल दीज आर फेजर्स। तो अगले क्लास में हम यहां से आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, पेशेंटली आपने सुना है। हाँ, एक बार डाउट योगेश, ये चैट बॉक्स खोलिए। हाँ, नीचे 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 आइए।